नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत ने G20 में जो डंका बजाया है और भारत की जिस तरह से जय हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, बल्कि पूरी जो मोदी मंत्रिमंडल है, वो बधाई की पात्र है। क्योंकि जिस तरह से दिन-रात एक करके मोदी सरकार लगी हुई थी और आखिरकार जो सफल आयोजन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत बधाई। आपको भी बधाई है राकेश जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि G20 के इस भव्य आयोजन से दुनिया में बड़ा पैगाम क्या है? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को इसका कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो आपकी बात में ही बात जोड़ते हुए मैं ये कहूँ कि भारत ने एक नया आयाम स्थापित किया, एक नया बेंचमार्क। आने वाले G20 मीटिंग्स के आयोजकों के लिए, मेज़बानों के लिए बहुत कठिन काम छोड़ के जा रहा है भारत। और मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता तो पहले से ही कबूले जा चुके थे, लेकिन इसके बाद उनकी स्टेट्समैनशिप का जो परिचय प्रमाणित तौर पर दुनिया के सामने आया है। ना केवल वो इस समय दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हैं, बल्कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, और विश्व के भिन्न भिन्न विषयों को बारीकी से समझ करके उनको समाधान निकालने की क्षमता रखने वाले ऐसे दानिश्वर एक रहनुमा। उन्होंने अपने आरंभिक सत्र में ये कहा था कि नीड टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट इनटू ग्लोबल ट्रस्ट, यानी ये जो अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करना। और उसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि लोगों को और विश्व भर के नेताओं को उन पर विश्वास है। जब मोदी जी ने जो बातें आगे रखी, चाहे वो लाइफ का मंत्र रखा, चाहे वो मिलेट्स का रखा, चाहे यूथ सीलिंग का, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का, उस बात को कबूला गया है। चाहे उन्होंने बायोफ्यूल अलायंस की बात की कि भविष्य को देखते हुए कि अगर इससे आगे हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो एक सामूहिक तौर पर करना होगा। वो ज़माना जाता रहा जब अलग अलग रहा करते थे। कनेक्टिविटी की बात करते हुए उन्होंने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, मैं स्वयं भावुक हो उठा जब मुझे उस वाक्य को मैंने पढ़ा, मल्टी मॉडल, तो यकदम वो काबुली वाला का ज़माना याद आ गया। बंटवारे से पहले जिस प्रकार से तजारत हुआ करती थी वहाँ से, वो रूट बंद हो चुका। दुर्भाग्यवश बंटवारे ने तो अपना एक ट्रेजिडी लाई। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, कभी हमारी रास्ता एक्सेस का बंद हो जाता था, कभी रहता था। चीन अपनी ढंग से कभी कभी शरारत करता। तो मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक पहल करते हुए सारे विश्व के लिए एक विकल्प सामने लाया, तजारत के लिए भी और एक दूसरे के साथ संपर्क निकट करने का भी। मोदी जी ने जैसे बड़ी खूबसूरत शब्दों में कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो केवल व्यापार ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके साथ साथ विश्वास बढ़ने का भी सोर्स बनता है। और निश्चय ही जब अरेबियन पेनिनसुला में से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल का जाल बिछेगा, समुद्री जहाज चलेंगे, ऑप्टिक फाइबर ले होगा, तो जो बीच बीच में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोप ने पहले से ही 300 मिलियन से अधिक यूरोस का निवेश करने की बात की हुई है। वो बात, वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी रास्ता हमवार होगा। इसी प्रकार यूक्रेन को लेकर के ये भारत को ही श्रेय जाता है और मोदी जी की स्टेट्समैनशिप को, कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें कोई बात घुमा फिरा के भी नहीं की गई, इवेसिव तरीके से भी नहीं की गई। ऐसा भी नहीं कि केवल औपचारिकता के नाते किसी विषय को छू करके छोड़ दिया गया, बल्कि तर्क और तथ्य के आधार पर यह कहा गया कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यह आर्थिक विषयों के लिए है, आर्थिक बहबूदी के लिए है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए है। ये कन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल वॉर्स के लिए नहीं है। लेकिन जब कहीं वॉर होता है, जब कहीं युद्ध होता है, तो उसके आफ्टरमाथ में मानवता के खुशहाली पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमें चिंता है और इसीलिए हम मानवता के नाते, मानवता का रवैया अपनाए हुए एक
आगे प्रस्ताव रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के एक नया मापदंड, एक नया बेंचमार्क मोदी जी की अगुवाई में भारत ने स्थापित किया है G20 के लिए, जो अब G20 बन चुका है, 21 बन चुका है, और G21 भी मोदी जी की ही बदौलत एक लिया गया इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल करने से हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि G20 की इस आयोजन में भारत और भारतीयता के सांस्कृतिक समृद्धि का शंखनाद हुआ है। भारत मंडपम से लेकर अगर बात करें वसुधैव कुटुंबकम तक, इस आप किस तरह से देख रहे हैं? ये आपने ठीक कहा, और मैं ये कहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम भारतीयता का प्रतीक तो है ही है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है, भारतीय मूल्यों का भी प्रतीक है, लेकिन उसको केवल कहने मात्र तक नहीं सीमित रखा गया, उस पर अमल हुआ है। ये जिस प्रकार से G20 को 21 बनाना, मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस की बेहतरीन मिसाल अगर कायम की गई है तो G20 भारत की मेजबानी के द्वारा की गई है। और जिस तरह से यूक्रेन के, जहां पर यूक्रेन का उल्लेख आता है तो प्लैनेट पीपल पीस प्रॉस्पेरिटी, ये सब हेडिंग है उस पर है। ये वासुदेव कुटुंबकम का भी मंत्र है इसमें, और मोदी जी का दिया हुआ मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो भारत की जो रिवायती हमारी कदरें हैं, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, उनको भी पुनः स्थापित करने का कार्य भारत मंडपम से लेकर के तमाम आयोजन और मेन्यू तक झलका। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन में भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के निष्कर्ष निकाले गए, उसमें भी भारत की तहजीब और साथ ही साथ आधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति का भी हमें एक नज़ारा मिलता है। डॉक्टर साहब, बाइडेन और सुनक ने भारत के इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है। इस बार के G20 में वे कौन से बड़े फैसले हुए हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? आप किस मुझे लगता है 3-4 मोटे फैसलों की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे भी जाती तौर पर भी जो फैसला बहुत प्रभावित कर रहा है वो है हमारा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। एक होल ऑफ वर्ल्ड, होल ऑफ प्लेनेट वसुदेव कुटुंबकम का परिचय देने वाला, जो जोड़ देगा भारत को, और खास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का, उसको किस प्रकार से यूरोप के साथ जोड़ने का काम जो प्राचीन समय में होता था वो कहीं छूट गया था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भरपाई की गई है। दूसरा, ग्लोबल अलायंस ऑफ बायोफ्यूल्स। भारत में बायो रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है, भारत उसकी अगुवाई भी कर सकता है। आने वाले समय में बायो रिसोर्सेज पे हमारी निर्भरता भी रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी बायो इकॉनमी मोदी जी के आने के बाद 8 बिलियन से बढ़कर के 80 बिलियन हो गई, और अगले कुछ ही वर्षों में हम 150 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं 2025 तक। और इसलिए जहां हम एक और बायो रिसोर्स में बहुत बड़ा सरमाया रखते हैं, वहां हम दुनिया को इकट्ठा लाने का काम भी करते हैं। आज जो संस्थापक मेंबर थे, फाउंडर मेंबर्स बायोफ्यूल अलायंस के, उसमें भारत के साथ साथ यूएस और ब्राज़ील भी शामिल थे। ये दूसरा फैसला। तीसरा, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से समझदारी के साथ, विजन के साथ उसको हैंडल किया जाए, ये अपने में एक मिसाल है। और मुझे लग रहा है कि जो लाइफ जैसे मंत्र जो मोदी जी के दिए हुए थे, जिसको दुनिया ने इस कबूला है दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें है तो भारतीयता, लेकिन उसमें सारे विश्व की खुशहाली, उसकी वेलबींग और आने वाले समय में उसके विकास, उसकी ग्रोथ का भी फलसफा है। डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पर और मजबूत हुए हैं, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट आपने देखा होगा, कई सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की राजनीति का आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये हताशा की राजनीति अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। 70% से अधिक जनसंख्या भारत की 40 वर्ष से कम आयु की है। वो तर्क, तथ्य
इन बातों पर चलते हैं। आप तथ्य सामने रखिए, तर्क सामने रखिए। किसी ने कह दिया और उसके बहलावे में आगे, ये वो जमाना जाता रहा। और हमारा युवा इतना होनहार है, इतना ज़हीन है कि अगर कोई बात इस तरह की कहता है, ऐसा बयान करता भी है, तो वो उसके पीछे क्या मंशा है वो भी भाप जाता है। तो मुझे लग रहा है जो इस तरह की बातें करते हैं वो आम भारतीय की समझदारी और उसकी बुद्धि का अंडर एस्टिमेट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने सनातन धर्म में अपनी आस्था दोहराई। इसे भी कुछ लोग राजनीति के चस्पे से देखेंगे। ऐसे लोगों को आपकी क्या नसीहत नहीं, है? मुझे लगता है कि ये लोग जो इग्नोरेंस के माले हैं, जहालत के माले हैं, जो शायद या तो वो उनका उतना अध्ययन नहीं है, समझ नहीं है, और यदि है तो राजनीति ने उनके आंखों पर इस प्रकार का पर्दा डाल के रखा है। सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और सबसे बड़ी बात यह है राकेश जी कि हमारे संविधान की जो भावना है, जिसमें किसी को भी, धर्म कोई भी हो, आस्था कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो, आप किसी तरह की भी भक्ति पद्धति में विश्वास करते हो या उसका पालन करते हो, लेकिन संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे के विश्वास को ठेस पहुंचाए, किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। तो भले ये कौन से संविधान और किस प्रकार की लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, इस भव्य आयोजन को कुछ लोग चीन की राजनीतिक ये कूटनीतिक हार और पाकिस्तान के साजिशों पर तमाचा बता रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर दुश्मनों का एक सख्त जो है पैगाम G20 से गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है, और जैसे मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि अब वो जमाना आ गया कि दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है, मोदी जी के नेतृत्व में।